बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो मैं बात कर रहा था सिलेबस के हवाले से, और कीजिए कि मैंने भी सिलेबस सेंड किया ग्रुप में, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सामने भी शो कर दूँ। इसमें 11 चैप्टर आपके इनवर्टिब्रेट के हैं। इनवर्टिब्रेट आपके लिए बहुत टफ है और टफ होनी ही चाहिए, चूँकि आप लोगों ने एफएससी में जो एक ही चैप्टर था उसका, उसको कतई नहीं पढ़ा हुआ, आपको उसमें से कुछ भी नहीं आता जाता। अब दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ इनवर्टेब्रेट बल्कि जेनेटिक्स देखने में लगता है, अगर आप सामने पेज अभी आपके सामने आ जाएगा कुछ देर तक, कि जैसे ये बहुत आसान है कि जो छोटी चंद एक लाइनें नज़र आ रही हैं जेनेटिक्स में और इनवर्टेब्रेट को बहुत ड्रिल से, लेकिन नोट करें कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% इनवर्टेब्रेट से आना है और 50% जेनेटिक्स में से आना है। फिर सुन लें, आधा पेपर आपका इनवर्टेब्रेट से होना है और आधा जेनेटिक्स से होना है। पिछले कई सालों से तीन में से, चूंकि तीन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तीन में से दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जेनेटिक्स से आ रहे हैं। इसका मतलब जेनेटिक्स का पोर्शन बजाय 50% से भी ज्यादा हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से ज्यादा नंबरों का होता है। और ये चीज़ आ रही बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनेगी, क्योंकि सर आपकी जी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। जी अगर क्लियर नहीं आ रही तो उसमें तो जी हाँ, ये बता दिए कितने बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, जस्ट ये बता दीजिए कि कितने बच्चे हैं जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर तो एक दो को हो तो फिर तो उसका प्रॉब्लम होगा, अगर सबको ना आ रही हो तो फिर उसका मतलब है कि नेट में कोई बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह से ऐसा है। जी, ये चूंकि मैंने अभी चलो मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। मरियम बेटा, आपके घर से शोर की आवाजें आ रही हैं बच्चों की, माइक बंद रखें अपना। जस्ट मैं इधर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ उसके, मैं ये एडजस्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को, फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जी, ये बता दीजिए कि मैंने भी आपके सामने ये सिलेबस सेंड किया है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा प्रॉपर स्क्रीन पे? आ रहा सर। जी ठीक है। अब ये बताइए कि जो आवाज वाला मसला था, कितने स्टूडेंट हैं जिनको आवाज नहीं आ रही? इसमें सर स्टार्ट में क्लियर होती है वॉइस, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मतलब अंदर से ऐसे लगता है जैसे वर्ड्स ही अंदर अंदर मिक्स हो रहे हैं। जी, ये मरियम मतलब जी, और कोई बच्चा बताना चाहता है जी आवाज क्लियर है कि नहीं है? अगर है तो किस हद तक है ये बता दीजिए मुझे दोबारा, और कोई स्टूडेंट मरियम के अलावा? सर हमें तो ठीक आ रही है। जी मरियम बेटा, आपके पास ये याद रखें कि चूंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी नेट है, तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, चूंकि बाकी और किसी ने नहीं कहा है कि आवाज़ की ऐसी प्रॉब्लम है। अगर एक दो बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा हो तो वो डेफिनेटली उनके नेट में प्रॉब्लम होगी। अगर मेरे नेट में प्रॉब्लम होगी तो फिर वो किसी तक भी आवाज़ सही नहीं आएगी। जी, मैं मैनुअल, जैसे पहले कह चुका था, तो मैं मैनुअल अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ और करना चाह रहा हूँ। आपके रोल नंबर 401 से शुरू हो रहे हैं ना? मैं जस्ट ये रोल नंबर देख लूँ पहले, तो अभी इसके बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ।
आपका सिलेबस बहुत लेंथी है, मैं पहले कह चुका हूँ। बाहर देखने में इनवेरिएबल ज़्यादा है, लेकिन पेपर पैटर्न में हाफ क्वेश्चन जेनेटिक्स से आते हैं तकरीबन, बात का हाफ से ज़्यादा आ जाते हैं, और बाकी हाफ इनवर्टिब्रेट से। वो जो नीचे टॉपिक्स लिखे हुए जेनेटिक्स में, वो हर टॉपिक एक चैप्टर का नाम है, उसने जेनेटिक्स की डिटेल नहीं दी हुई है, सिर्फ चैप्टर के नाम लिख दिए हैं। चुनाचे आधे चैप्टर्स आपके इनवर्टेड के हैं और आधे जेनेटिक्स के हैं। हर टॉपिक ज़ाते खुद एक चैप्टर है। अब आपके टोटल चैप्टर 20 हैं सिलेबस में, इस लिहाज से 20 चैप्टर्स का मतलब है आपके पास सिर्फ 16 हफ्ते होते हैं। 16 हफ्तों में से एक हफ्ता आपका मिड टर्म होने हैं, और बाकी आपके पास 15 हफ्ते बचते हैं, यानी जस्ट 3 सवा 3 महीने का टाइम है। एक महीने में 6 चैप्टर पूरे आप कवर करें तो तब आपका सिलेबस कवर होता है। फिर सुन लीजिए, जोलॉजी का सिलेबस सेमेस्टर 1 बहुत लेंथी है, और अगर आप एक महीने में 6 चैप्टर कवर करें तब आपका सिलेबस कवर होता है। और ज़ाहिर है कि आपने पूरे नवंबर में, चूँकि नवंबर ख़त्म हो रहा है, नवंबर में आप लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है पूरा, और अगले चैप्टर का जस्ट अभी तारीफ ही शुरू हुआ है, क्योंकि इसका तो अभी एक दो क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ। इसका मतलब है कि अभी हमें 6 चैप्टर, 7 चैप्टर एक महीने में करेंगे तो तब जाके हमारा सिलेबस कवर होगा। ये आप जहन में रख लीजिएगा। चुनांचे हमें बहुत तेज़ी के साथ अपने सिलेबस को कवर करना है, ये मजबूरी है, प्रॉब्लम है। और जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि हम इस वक्त जिस सूरत हाल में हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम वाली है। ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम होती है स्टडी करते वक्त। कल तारुफ करवाया था जी मैंने सार्कोमेस्ट्रिकोफोरा का, और सब फाइल है मेस्ट्रिकोफोरा, जिसमें फ्लैजेलर लोकोमोशन का जिक्र हो गया था। अब आप में से कोई स्टूडेंट इस वक्त अगर किसी के पास अगर करंट बुक हो, पेज नंबर 247 पे यूग्लिना की डायग्राम 17.7 और 17.8 है वोल्वॉक्स की डायग्राम। अगर आप ये सेंड कर दें ग्रुप में सेंड कर दें या मुझे सेंड कर दें, दोनों पॉसिबल। अगर आप अगर ग्रुप में कर सकती है तो यहाँ पे सेंड कर दीजिए ताकि वो सामने आ जाए, स्क्रीन पे आ जाए, और अगर नहीं तो फिर मुझे करें, इसको फिर मैं मैनेज कर लूँगा। जी, हम आप कर सकेंगे नहीं? फिगर सर 10 मेरे पास बुक नहीं है। बुक ही नहीं है, आप सर मैं कैसे? मोहम्मद अनस आपको सेंड कर रहा हूँ, मैं जी आपको सेंड करता हूँ सर। जी, ठीक है। सर व्हाट्सएप पर आपको सेंड किया मैंने। जी ठीक है, बोलिए। जी, ये डायग्राम आपके सामने है जी। डायग्राम ज़रा छोटी है, लेकिन चलें बहर डायग्राम को सामने रखते हुए अगर साथ वॉल्वस भी सेंड कर दें तो वो भी स्टडी हो जाएगा। कल हमने शुरू किया था जी क्लास सब फाइल है मेस्टिगोफोरा, इसकी मैंने वजाहत की थी। मेस्टिगोफोरा की दोबारा रिपीट किया देता हूँ। मेस्टिगो, यहाँ पे हम इसको सूडोपोडिया के बारे में मेस्टिगो, मैंने कल डायग्राम जो एक्सप्लेन की थी, ये डायग्राम आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अगर आप के सामने जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें रेड कलर में आपको फ्लैजिला नजर आ रहा है। अगर आप बहुत गौर से देखें, इसी फ्लैजिला के ऊपर बारीक बारीक सी लाइनें नजर आ रही हैं। ये लाइंस जी देखिए, क्लियर है लाइंस कि आपको फ्लैजिला पे बारीक ब्लैक लाइंस, ये जो लाइन नजर आ रही हैं, ये मेस्टिज कहलाती हैं, और या फ्लिमर्स भी कहते हैं हमको। इनकी बेस पे ये नाम दिया गया था। बहरहाल ये जो आप इस वक्त फ्लैजिला में देख रहे हैं,
ये टिन सेल टाइप कहलाता है। ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है ज़ूलॉजी की बुक में। टिन सेल टाइप फ्लैजिलम है, जिसकी बेस पे इस फाइलम का नाम रखा गया है। और फ्लैजिलम को दोबारा गौर से देखिए, तस्वीर में आपको एक लोकोमोटिव फ्लैजिलम और एक रूडिमेंट्री फ्लैजिलम, डायग्राम के अंदर आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं। ये दोनों मौजूद हैं इसके अंदर। बहरहाल ये था जो तारफ ग्रुप का। अब चूंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरिया, ये क्लास का नाम है। ये याद रखिएगा, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है जो हम कर रहे हैं, ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है। नाम पे गौर करें, फाइटो कौन होता है? प्लांट। मेस्टिकोफोरा के साथ पहले हो चुकी हुई है। अब ये वो प्रोटोजोआ हैं जिनमें फ्लैजिला मौजूद हैं और ये प्लांट लाइक हैं। प्लांट लाइक क्यों हैं? इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में देखिए, आपको वाज़ेह तौर पर पायरेनाइड और क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के नाम से आप वाकिफ हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन सब प्रोटोजोआ में जिनको हम स्टडी करने लगे हैं, इनकी मेजॉरिटी के अंदर ये मौजूद हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक हैं। इस ग्रुप के मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। यूरिया की तस्वीर आपके सामने है। इसी पेज यानी पेज नंबर 247 पे वोल्वॉक्स की तस्वीर बनी हुई है। उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके सेल भी ऐसे ही हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है। वो भी अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। ये हो गया जी इसका तारुफ। अच्छा, अब एक दो जो अहम चीजें जिनसे आप वाकिफ हैं, तस्वीर को दोबारा देखिए। यहाँ पे यूरिना के अंदर आपको दो फ्लैजिला नजर आ रहे हैं। एक असल फ्लैजिलम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लोकोमोटिव फ्लैजिलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो दूसरे वाला है वो ये वाला, ये पॉइंटर आपको नजर नहीं आ रहा होगा मेरा, रूडिमेंट्री फ्लैजिलम। इसके नीचे है, यानी जहाँ पे लोकोमोटिव लिखा है, ये छोटा सा रूडिमेंट्री फ्लैजिलम है। ये बहुत छोटे साइज में है और इसका फंक्शन कोई खास फंक्शन नहीं है। जो कि रूडिमेंट्री है, उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। बहुत पुरानी किताबों में इसको रूट का नाम देते थे, जो दुरुस्त नहीं है। ये था जी फ्लैजिला। फ्लैजिला के मोशन के बारे में कल बात हुई। ये विप लाइक या स्प्रिंग की तरह से घूमते हुए इस प्रोटोजोन को आगे की तरफ पानी में मूव करा सकते हैं। फाइटोमेस्टिकोफोरा दोनों जगहों पे, खा वो सी वाटर हो या फ्रेश वाटर, यानी पानी के अंदर रहते हैं। स्पीशीज जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसका जिक्र कल हो चुका हुआ, चनाचे ये। और साइज आमतौर पे छोटा होता है, इसमें ज़्यादा बड़े साइज के जानदार नहीं हैं, मोस्टली जो यूनिसेलर हैं। लेकिन कुछ जानदार जिसकी तस्वीर आप इसी पेज पे देख सकते हैं, 17.8 फिगर वॉल्वॉक्स, ये काफ़ी बड़े साइज का, इसको आप अपनी आंखों से क्लियर देख सकते हैं कि 2, 3, 4 मिलीमीटर साइज तक भी हो सकता है। वॉल्वॉक्स आपके ज़ूलॉजी के साथ साथ बॉटनी के सिलेबस में भी शामिल है। डायग्राम भी आपके सामने है, मैं पेज का नंबर बता चुका हूँ। फ्लैजिला के हवाले से दो और पॉइंट। इस तस्वीर में जो फ्लैजिला आप देख रहे हैं यूग्लिना में, ये इसके अगले सिरे पे लगा हुआ है, जिस तरफ ये मूव करता है। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनमें फ्लैजिला फ्रंट की बजाय बैक पे लगा होता है। वो फ्लैजिला मूव करता है तो एनिमल फ्लैजिलम के उल्टी साइड में मूव करता है। आपकी बुक ने उनके जो टेक्निकल नेम्स हैं वो तो नहीं दिए हुए हैं। बहरहाल उनको ट्रेक्टेला और पल्सेला का नाम दिया जाता है। आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो आगे की तरफ खींचते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पीछे से धकेलते हैं। ये फ्लैजिला की टाइप्स हैं, लेकिन ये आपकी बुक में मौजूद नहीं। अगरचे यहाँ पे जो हम तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तो क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, इनका कलर ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ स्टडी करें तो ये और जो हमारी अगली क्लास है ज़ूओमेस्टिकोफोरा, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। सॉइस के क्लोरोफिल का डिफरेंस मौजूद है, अदर इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मौजूद हैं। बहरहाल ये एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू है जो किसी और जगह डिस्कस होगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल के मुकाबले में अदर केमिकल्स भी मौजूद होते हैं और उनके कलर्स में कुछ डिफरेंस मौजूद होता है। एक तस्वीर है जी, अगर आप इसको देख सकते हैं ऊपर, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, ये फिगर का नंबर है 17.6। डायनोफ्लैजिलेट्स का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। तस्वीर है, तस्वीर वाज़ेह नहीं है, तस्वीर बनी हुई है। आपके एफएससी की बुक में जो तस्वीर, एफएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 7 प्रोटोजोआ वाला टॉपिक निकाल के, प्रोटोजोआ और एलजी वाला टॉपिक
वहाँ भी आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जो यहाँ पे हमें यहाँ नजर आ रही हैं, जो कदरे क्लियर नहीं लेकिन बहरहाल मौजूद हैं। डायनाफ्लेजेट्स की तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे, फिगर 17.6 है जी, पेज नंबर 246 पे। इसके बॉडी में आपको दो ग्रूव्स नजर आएंगे, उन ग्रूव्स के अंदर फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिलम बॉडी में अर्जी रुख पे और एक उसके पीछे लगा, जो पीछे वाला है वो बॉडी को मूव कराता है और जो दरमियान में होते हैं वो बॉडी को घुमाता है। डायनाफ्लाइट का लफ्ज़ी मतलब भी घूमने वाले होता है, ये पानी में घूमते रहते हैं। इसी पैराग्राफ में जो आपके सामने है ब्लूम का लफ्ज नजर आ रहा है, ये लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है। ब्लूम्स कई जगह पे आप पढ़ चुके हैं। ब्लूम का मतलब तो फूल खिलना होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लूम के ऊपर कौमे लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये कोई खास टर्म है। और ख़ास टर्म इस रेफरेंस से है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चंद ख़ास मौसमों में बहुत ज़्यादा तादाद या मकदार हो जाती है इन फ्लैजिलेट्स की पानी के अंदर, डायनाफ्लैजिलेट्स की। एक बुक आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में एक लफ्ज़ था रेड टाइड के नाम से। रेड टाइड बहुत आम वर्ड है। रेड टाइड भी ब्लूम ही का दूसरा नाम है। मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, क्या आप मेरे से को बता सकेगा कि ये क्या है? लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है बहरा अहमर। किसने ये नाम सुना हुआ है? उर्दू का लफ्ज़ बहरा अहमर। यस सर, यस जी सर। जी, क्या होता है बताएंगे? सर ये उधर अरब की साइड पे है सर, अरब और उसके दरमियान है जी सर, मिस्र के। जी, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे सर, ठीक है जी, यहाँ पे सर ये कॉमन होती है बस रेड टाइड्स। बस बिल्कुल ठीक है जी। अब 409 ने जवाब दिया सवाल का, जवाब उसका बिल्कुल दुरुस्त है। सुन लीजिए सब लोग, मैंने सिर्फ एक नाम बोला था। उर्दू नेम बहरा अहमर या बहरा कुल्सम है। इसका इंग्लिश नेम है रेड सी। और इसका नाम रेड सी रखने की वजह, ये सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान में मशहूर और मारूफ समंदर है। इससे आगे नहर स्पेस भी है। बहरहाल इस समंदर में हर साल दो बार बहार के मौसम में और खज़ां के मौसम में इसका रंग सुर्ख हो जाता है। समुद्र आमतौर पर नीले होते हैं, इसका रंग सुर्ख होने की वजह यहाँ डायनाफ्लाइजेट्स बहुत ज़्यादा ब्लूम की शक्ल में हो जाते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जहरीले हैं। इनको खा के मछलियाँ और अदर जानवर बीमार हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। और वो जानवर या इंसान जो उन मछलियों को खाते हैं या उन जानवरों को खाते हैं जो रेड टाइड से खतरनाक केमिकल्स खा चुके हों, ले चुके हों, तो वो इंसान भी बीमार हो जाते हैं। इस लिहाज से इंतहाई खतरनाक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड टाइड्स के हवाले से। एक जिक्र, ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसको अबूर किया था समुंदर को, उस वक्त भी उसमें रेड टाइड मौजूद थी। इसका जिक्र तौरात में मौजूद है। जी, यूरेना की तस्वीर आपके सामने है। यूरेना चूंकि बहुत मशहूर मारूफ है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला, इसको आप मैट्रिक लेवल से देखते आ रहे हैं। इसकी तस्वीर आपके सामने है, इसमें न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। याद रखिएगा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर है। फिर सुन लीजिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई हुई है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत छोटा सा नजर आएगा। जितना इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, आपको इससे भी छोटा ये नजर आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। पहचानना खासा मुश्किल होगा आपके लिए इसको, लेकिन बहरहाल इसकी बॉडी का से लोकोशन और फ्लैजिला का जिक्र हो चुका है। न्यूक्लियस वेल नोन है। न्यूक्लियस जो गोल्जी अपरेटस, ये आप किसी और जगह पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन वगैरह। यहाँ पे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एक स्पेसिफिक चीज नजर आ रही है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बॉडी में से पानी को ऑब्जॉर्व करके इसको बॉडी से बाहर खारिज करता रहता है, बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फ्रेश वाटर स्पीशीज में, प्रोटोजोआ में, ये बहुत ही खास अहमियत का हामिल होता है। ये था जी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का। एक नया लफ्ज यहाँ पे है, आपने पढ़ा हुआ एंट्री में, लेकिन शायद आपको याद ना हो। पेलिकल का लफ्ज ढूंढिए। जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बजाय इसने पेलिकल लिखा है। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के साथ बहुत सी चीज़ें आके अटैच हो जाती हैं, उसको मजबूत कर देती हैं और उसे हम पेलिकल का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड पेलिकल। ये फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है। एक चीज़ और नोट कीजिए, जहाँ पे सर ये पॉइंट रिपीट कर दो। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे फ्लैजिला के करीब आपको नजर आ रहा है, उसकी रूट के पास। और ये वाटर और साल्ट्स को बॉडी से एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर खारिज करता है, बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फोटोरिसेप्टर, पिगमेंट शील्ड, स्टिग्मा ये लफ्ज नजर आ रहे हैं। फोटोरिसेप्टर और पिगमेंट शील्ड को पुरानी किताबों में आई स्पॉट के नाम से लिखा गया होता था। ये इसको ओरिएंट करने में
ओरिएंट का मतलब है एक खास सिमत में। दिन के वक्त यूलिना ऊपर की तरफ आ जाता है रोशनी की तरफ, ताकि फोर्सिंग कर सके, रात के वक्त नीचे चले जाते हैं। और अगर ज़्यादा तेज़ रोशनी हो तो ये अपने आप को अट्रैक्ट नहीं कर लेगा तो पानी की सरफेस के लिहाज से। लेकिन अगर रोशनी मध्यम हो तो ये अपने आप को ऐसे ओरिएंट रखेगा, यानी ऐसे रखेगा कि बॉडी पे मैक्सिमम लाइट गिरे और ये ज़्यादा फोर्सेस कर सके। ओरिएंटेशन में ये हेल्प करता है स्टिग्मा। यूग्लिना एक ऐसा चांदार है, इसमें सिर्फ जो हम कल परसों पढ़ चुके हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइफिकेशन होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत ही खास पॉइंट है। वोल्वॉक्स पेज नंबर 247 पे 17.8 डायग्राम है जी वोल्वॉक्स की। चेक कीजिए, वोल्वॉक्स एक कॉलोनियल फाइटोमेस्टिकोफोरियन है, कॉलोनी की शक्ल में है। इसके अंदर आपको डॉटर कॉलोनीज और बास को डॉटर कॉलोनीज में ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज नजर आ सकती हैं। वोल्वॉक्स की ज्यादा डिटेल्स आप अपने बॉटनी में पढ़ेंगे, बॉटनी में ये बहुत डिटेल के साथ शामिल है, जबकि ज़ूलॉजी में जस्ट एक छोटे से पैराग्राफ की शक्ल में इसको दिया गया है। इसके सेल्स की शक्ल क्लेमोडोमोनास जैसी होती है, आपने क्लेमोडोस का नाम मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल सेक्सुअल। ये पानी में रहता है। वोल्वॉक्स का नाम रखने की वजह ये पानी में घूमता रहता है, ये हर वक्त घूमता रहता है और उस जैसे इसका नाम वोल्वॉक्स रखा गया है। इसकी जो सेकंड डायग्राम है, बी डायग्राम, उसमें इसकी सरफेस के ऊपर सेल्स को काफी बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन सेल पूरे नहीं दिखाया गया है। बहरहाल याद रखिएगा, वोल्वॉक्स का हर सेल क्लेमोडोमोनास से मिलता जुलता होता है, हर सेल के ऊपर 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं। इसकी कॉलोनी जो काफी बड़े साइज की है, ये आंखों से पानी में ऐसे नजर आ सकती है, और अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल हो तो उसमें तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज से घूमती हुई नजर आती है। इसमें एसेक्सुअल सब्स्टिट्यूशन दोनों चीज होती हैं। एसेक्सुअल तो मशहूर मारूफ है। इसके अंदर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो ये नजर आ रही है आपको डॉटर कॉलोनीज, एक सेल बड़ा हो जाता है, डिवाइड करता है और खास तरीके से कॉलोनी में आते हैं। डिटेल बॉटनी की बुक्स में दी गई, यहाँ डिटेल्स नहीं है, सिर्फ नाम की हद तक है। ये एसेक्स रिप्रोडक्शन है, और उसके मुकाबले में सेक्स रिप्रोडक्शन की भी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। बॉटनी की बुक्स में आपको इसकी सेक्स रिप्रोडक्शन की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसकी बॉडी में स्पर्म और एग, ये लफ्ज़ हम ज़ूलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। बॉटनी की बुक्स में आपको एंथीरोजाइड्स और ओवोस्फीयर का लफ्ज़ आपको मिलेगा, जो मुतबादिल हैं इसी के लिए, वो ओल्ड वर्ड्स हैं, लेकिन बॉटनी बुक्स में अब तक यूज़ किए जा रहे हैं। पहले उनके मिलने से जाइगोट डेवलप करेगा, तो उससे एक न्यू वोल्वॉक्स कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। याद रखिएगा, डायनोफ्लाजेट्स जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपके सामने इससे पहले ग्रुप में, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक ज़ूलॉजी छठे सातवें सेमेस्टर में जाके कहीं पे आएगा आपके पास, उसमें के लिहाज से बहुत ही खास अहमियत के हामिल हैं, और इनकी मेजॉरिटी की अहमियत नेगेटिव है, चंद एक पॉजिटिव अहमियत शो करने वाले भी हैं। यहाँ पे ज़ूलॉजी में बात करता आपको माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट का लफ्ज़, ये अगर शेप एक जैसी हो और साइज का फर्क हो तो छोटे वालों को माइक्रो और बड़े वालों को मैक्रोगैमेट का नाम देते हैं। सिंपली आम ज़बान में हम स्पर्म और एग का नाम देते हैं। ऐसे ही इनको हम एन आइसोगैमेट्स का नाम भी देते हैं और देख सकते हैं। पहले ये था जी रिप्रोडक्शन के हवाले से दो छोटे छोटे पॉइंट्स। ये तो सर जी जी बताएं जल्दी से, टाइम थोड़ा है। सर, ये आपने में सारा कुछ जी वोल्वॉक्स के सर हवाले आपने में से सारा कुछ ये वॉल्वॉक्स के जी नहीं, जी ठीक है सारा सर। कुछ नहीं। पहले मैंने यूरेनिया को, उसके बाद मैंने डायनोफ्लाजेट्स को, और अब वोल्वॉक्स को। 3 टॉपिक हैं इसके अंदर, ये एक्सप्लेन हो चुके हुए हैं, तस्वीरें मैंने डिस्कस कर दी हैं। हमारा अगला ठीक है टॉपिक, सर। चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ जी, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, हमें बहुत तेजी से डिस्कवर करना है। हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास ज़ूओमेस्टिकोफोरा, ज़ू एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एक्सक्यूज मी सर, जी सर यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स अकर्स ड्यूरिंग ऑटम। फिर बोलिए। मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स की सिर्फ ऑटम में होती है। तो मैंने कब कहा कि नहीं होती, या कब होती है नहीं, इसका डिटेल। लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक में चले जाएंगे तो फिर सिलेबस कवर नहीं हो सकेगा। जितना लिखा है आपके लिए इतना ही काफी है, आप इसी याद कर लेंगे तो बड़ी गनीमत होगी। मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ मौसमों में रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, ये एक अलग मसला है। हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन डिस्कस होगी वहाँ पे इसको डिस्कस कर लीजिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी डिटेल में हम चले जाएं। मैं पहले कह चुका हूँ कि हमें 1 महीने में 7 चैप्टर कवर करने हैं, तब जाके आपका सिलेबस आप कवर हो सकेगा, याद रखिएगा।
जी, ज़ूस मिस्टिकोफोरा में बहुत से ऐसे जानदार हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम का तारुफ मैं दोबारा कहता हूँ कि ये ज़ू जहाँ लफ्ज़ आ रहा है उसका मतलब है एनिमल है, ये टिपिकल प्रोटोज़ोआ हैं। अमीबा के नाम से वाकिफ़ हैं, यूरेना के नाम से वाकिफ़ हैं, क्लोरोनास। लेकिन यहाँ पे जो नाम आएँगे वो कदरे गैर मारूफ़ हैं। एफएससी में नाम थे लेकिन आपने वो नाम नहीं पढ़े होंगे। अभी हम उसी तरफ जाने लगे हैं। अगले पेज पे डायग्राम बनी है, डायग्राम निकाल लीजिए। एक तो बॉक्स है, बॉक्स को बाद में स्टडी करेंगे। तस्वीर जो बहुत इंपॉर्टेंट है 17.9 ट्राइपेनोसोमा बना हुआ है। ट्राइपेनोसोमा बहुत अहम क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के लिहाज से, क्योंकि ये आया हुआ है ऑलरेडी पेपर में। 17.9 डायग्राम का नंबर है, पेज नंबर 248 पे डायग्राम मौजूद है। नबीला माइक बंद रखे अपना। दो डायग्राम है, एक में आपको एक फ्लाई नजर आ रही है, दूसरी डायग्राम में सिर्फ ट्राइपेनोसोमा नजर आ रहा है। कलर बुक से नेट से भी आप डायग्राम चेक कर सकते हैं, डायग्राम को आपने खुद देखना है। मैं डायग्राम के हवाले से कुछ चीज़ों को बयान करने से पहले मैं सिर्फ जस्ट इसका जिक्र कर रहा हूँ ट्राइपेनोसोमा के हवाले से। बीमारी का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका में होती है। इसकी बहुत सी स्पीशीज है, मैं 2-3 स्पीशीज का नाम बोल रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं होंगे नाम। आपकी बुक ने कुछ सब स्पीशीज के नाम दिए हुए हैं। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा रोडेशियंस और मज़ीद कुछ नेम आपकी और बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे। बहरहाल ये इंसानों के अलावा अदर मैमल्स पे भी अटैक करती है। फ्लाई फ्लाई का नाम है, इसका इंग्लिश नेम सटसी फ्लाई है। टीएससी स्पेलिंग है इसके। ग्लोसिना साइंटिफिक नेम है इसका, ग्लोसिना पल्पेंस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। ये मक्खी जब काटती है, ये मक्खी पहले जानवरों को काटती है जहाँ से जरासीम हासिल करती है। जब ये किसी इंसान को काटती है तो इंसान के जिस्म में वो आ जाते हैं, जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं इंसान को काट रही है खून चूसने के लिए, और जैसे मच्छर काटता है बिल्कुल वैसे, और जरासीम इंसान की बॉडी में चले जाते हैं। ट्राइपेक्सम की तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर के अंदर बहुत सी चीजें हैं। नया लफ्ज आपके लिए है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ये फ्लैजिलम बॉडी के साथ साथ पड़ा हुआ है और झालर की शक्ल में है। ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन तकरीबन झालर की शक्ल की होती है। इसमें सेल के अंदर जो बाकी चीजें हैं, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ एक दो लफ्ज खास अहमियत के हामिल हैं। कैरेंटोप्लास्ट का लफ्ज आपको नजर आएगा। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस हाथ से बाजार फ्लैजिलम निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी डिटेल्स भी चूंकि आपकी बुक ने नहीं दी है, लेकिन बहरहाल ये स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर आपने कहीं और पढ़ा हुआ होगा कि बेसल बॉडी का लफ्ज आपको याद होगा। बेसल बॉडी, कैरेंटोसोम, कैरेंटोप्लास्ट, ये सब मिलते जुलते अल्फाज हैं। इनका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से मिलता जुलता है और फ्लैजिला और सिलिया की लोकेशन इनके साथ हमेशा रिलेट करती है। जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो सब के सब आपके लिए वेल नोन है। बहरहाल अब हम आ रहे हैं इस जानदार के कारनामों की तरफ। जब ये ह्यूमन बॉडी में होता है तो इंक्यूबेशन पीरियड, वो टाइम जिसमें जरासीम बॉडी मौजूद होते हैं, अलामतें नहीं होती, आहिस्ता सा डेवलप होता है। जब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो मरीज को नींद आना शुरू हो जाती है। वो हुनूदगी और नींद मिक्स हो जाती है, उसको नींद ज़्यादा हो जाती है। वो नींद असल में उन केमिकल जैसे जो जहरीले मादे इसकी यानी ट्राइपेनोसोमा की बॉडी से निकल रहे होते हैं, और एक स्टेज आती है कि इंसान मुकम्मल बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है। उसके बाद आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। सोए इब्तदाई स्टेज के बाद में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, इंतहाई खतरनाक डिजीज है। ये चूंकि दो होस्ट में रहता है, इंसान में और किसी दूसरे मैमल में, जहाँ से ये मछली स्पेसिफिक मक्खी जिसका नाम ग्लोसिना है, इंसान तक मुंतकिल होता है। इसलिए बहरहाल ये अफ्रीका के लिहाज से इंतहाई खतरनाक बीमारियों में शामिल है। अफ्रीका की खतरनाकियों में ये डिजीज भी शामिल है। इसने आपकी बुक ने इसके जो स्पीशीज का नाम, चूंकि अमेरिकन बुक है इसमें एक ही स्पीशीज का नाम दिया हुआ है, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसियाई, और उसके आगे सब स्पीशीज है टी बी ब्रूसियाई, टी बी गैम्बियंस और टी बी रोडेसेंस। जो टी है, याद रखिए जब आप एक बार पूरा नाम लिखते हैं ट्राइपेनोसोमा, आगे दूसरी बार आप उसकी